गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर सर्किल। आज हम शुरू करेंगे सर्किल चैप्टर। बट सर सर्कल तो बहुत टफ चैप्टर होता है। हाँ, बच्चों के लिए सर्किल बहुत टफ चैप्टर है। रीज़न ये है कि सर्किल जो कि क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, तो क्लास 9th की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो वो बच्चों को नहीं आती हैं, इस वजह से ये काफ़ी टफ होता है। तो Yes, मैं sir. करूँगा क्या कि इसको क्लास 9th का एकदम बेसिक, हम लोग 10th पढ़ रहे हैं बट हम क्लास 9th के बहुत बेसिक क्वेश्चंस, मतलब बेसिक सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैं पहले उन्हें बताऊंगा, फिर हम 10th के सिलेबस पे आएंगे। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि बच्चों का सर्किल आसान हो जाए। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है कि चैप्टर सर्किल को मैं बहुत ही आसान बना सकूँ, और इसी के साथ मैं ये चैप्टर अब शुरू करना चाहूँगा। तो सर्किल की सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं बच्चों। तो सर्किल क्या है? अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्किल को कहा गया कि सर्किल जो है एक कलेक्शन है सारे पॉइंट्स का, मतलब सर्किल जो है बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसे 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 कलेक्शन है, ठीक। तो कहा गया कि अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर, अब ये पॉइंट्स की बात कर रहा है, विच का मतलब ये पॉइंट्स की बात है। पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं, जैसे ये पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होगी, कांस्टेंट डिस्टेंस कहा गया है। तो कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब फिक्स है। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब यहाँ सेंटर है। तो इस कहने का ये मतलब है कि एक सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे आते हैं। जैसे ये मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद ये भी 0.5 सेंटीमीटर पे है, ये भी 0.5 सेंटीमीटर पे है, ये भी 0.5 सेंट, सारे 0.5 पे हैं। तो इन सारे पॉइंट को जब हम कलेक्ट करेंगे और जो कॉन्टिन्यूअस कर्व बनेगा, दैट कॉन्टिन्यूअस कर्व इज नोन एज सर्किल, ठीक है। तो दिस इज अ डिफिनीशन ऑफ सर्किल। अब हम आ जाते हैं सर्किल के कुछ बेसिक टर्म्स पे। तो सबसे पहला बेसिक टर्म्स क्या है? देखिए ये सर्किल है, तो सर्किल में सेंटर होता है, सबको पता चल गया। अभी भी मैं बताया डिफिनीशन में कि सर्किल के बीच में जहां से हम लोग सर्किल बनाते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, ठीक। अब सेंटर के बाद दूसरी चीज है कि सपोज क्या एक लाइन बना लिया, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी, तो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लिया जाए, उनके बीच जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनेगी, दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एट कॉर्ड। इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया कॉर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और मेन कॉन्सेप्ट है कि एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से जाके पास होता है, वो भी कॉर्ड ही है। दिस इज अ कॉर्ड सी डी, बट ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सी डी इज लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड को कुछ लोग चॉर्ड भी बोलते हैं, CHORD, ठीक है। दैट मीन्स कॉर्ड है, मजाक कर रहा हूं मैं, कॉर्ड ही है ये। तो कॉर्ड CD जो है, अब कॉर्ड CD इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। और दूसरी बात ये कि ये CD सेंटर से पास होता है, मतलब ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, उस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, तो इसके लिए एक नया नाम दे दिया गया, डायमीटर दे दिया गया। तो ये एक बेसिक टर्म हो गया। तो ये डायमीटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। अभी भी कुछ बेसिक चीजें हैं, उसके लिए मैं इरेज करता हूं पहले इसको। कि नेक्स्ट इसमें है हमको बताना आर्क। आर्क क्या होता है? तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इज पार्ट ऑफ इन अ सर्कल। किसी सर्कल का जो टुकड़ा होता है, उसका जो पार्ट होता है, उसको आर्क बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसका पार्ट मैंने ये निकाला है। अब ये कैसे निकला? मैंने इस पार्ट को ऐसे गायब कर दिया। जब इस सर्कल को ऐसे आप गायब करेंगे तो ये सेम ऐसा बन गया ना। तो ये जो है इसको आर्क बोलते हैं, ये आर्क है, ठीक है। तो इसको आर्क कहते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्टर। सर्किल में जैसे ये आर्क CD है, ये आर्क अभी भी बताया था ना, इसको आर्क कहते हैं। तो ये CD इज आर्क, और ये रेडियस हो गया, ये OC इज अ रेडियस, OD इज अ रेडियस। तो वो दो रेडियस और एक आर्क से जो कन्फाइंड एरिया होता है, मतलब इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर।
ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। ठीक, तो ये सेक्टर हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है सेगमेंट। जैसे मान लिया ये हमारा कॉर्ड है CD, सॉरी हाँ कॉर्ड CD है, तो इसमें एक और चीज़ होती है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट इज अ एरिया बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो प्रकार टाइप के होंगे। एक छोटा वाला जो होगा, जैसे ये कम है ना, ये जो कम है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो कम है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और देखा जाए तो ये CD के अपोजिट इधर वाला जो ये एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये वाला ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मतलब देखा जाए तो इस लाइन के इस पार ये सारा माइनर सेगमेंट हो गया। तो इसके जस्ट उस पार, मतलब ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। मतलब कॉर्ड जो है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट हो जाता है माइनर सेगमेंट, एक हो जाता है आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे रिलेटेड टू सर्किल। अब हमें कुछ थ्योरम्स याद करने पड़ेंगे। याद करना मतलब उनका रिजल्ट याद कर लेंगे कि वो थ्योरम्स कैसे यूज होते हैं। जैसे एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किल का, मैं इसी फिगर में उसको बना देता हूँ कि ये सर्किल है और सपोज दैट कि AB इज अ कॉर्ड। मान लिया AB इज एनी कॉर्ड। तो AB कॉर्ड है और सेंटर से अगर हम इस पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। इफ आई एम ड्राइंग मैंने बनाया OD परपेंडिकुलर टू AB। तो रूल क्या है कि अगर हम सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें कॉर्ड पे, तो वो इसका बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल कि इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord, then it bisects the chord। ठीक है, मतलब मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। अगर मैं सेंटर से कोई लाइन बनाऊँ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ऐसे, जैसे मैंने लिखा है OD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये अपने आप इसको बाइसेक्ट कर देगा। मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा AD इक्वल टू DB। आंसर मिल जाएगा हम लोग को क्या, AD इक्वल टू DB। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक रूल पता चला। पहला रूल कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे कहाँ से, सेंटर से बनाएंगे कॉर्ड पे, तो वो इसका बाइसेक्टर भी होगा। मतलब वो कॉर्ड को आधा आधा डिवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका रिवर्स, इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि इफ़ वी ज्वाइन अ लाइन, उल्टा वाला मैं लिख देता हूँ, बोल भी देता हूँ कि इफ़ वी ज्वाइन अ सेंटर टू द पॉइंट, इफ वी ज्वाइन सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, क्या है कि इफ वी ज्वाइन, अगर हम ज्वाइन कराते हैं किसको, सेंटर से सेंटर टू मिड पॉइंट समझते हैं ना, जो बीच में होता है एकदम। तो इफ वी ज्वाइन सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, देन दिस लाइन OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या था कि मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने सेंटर से मिड पॉइंट को मीट कराया, ये पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट, मतलब हमको यहाँ पे AM इक्वल टू MB दिया हुआ था। यहाँ पे मैंने ये बाद में लिखा है, ये बाद में बनाया है कि जब मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो मुझे ये इक्वल टू ये मिला है। कब, इसकी वजह से मतलब किसकी वजह से, OD परपेंडिकुलर टू AB, इसकी वजह से मुझे ये मिला। यहाँ पे उल्टा मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं मिड पॉइंट को मीट कराऊँ, मतलब मिड पॉइंट जो बीच में है, तो AM इक्वल टू MB यहाँ पे दिया हुआ है। तो AM इक्वल टू MB अगर दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं, इसकी सपोर्ट से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी OM, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये इसका जस्ट कन्वर्स है, ये एक रिजल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या होता है कि एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट द सेंटर, मान लीजिए AB एक आर्क है, तो मैंने क्या बोला, एंगल
फॉर्म्ड बाई एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, मेरी लाइनें मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए बस आप, कि एन एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, मतलब कि एक आर्क है, आर्क का नाम ए बी है, और इससे जो एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, तो एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क एट द सेंटर, मतलब एंगल का नाम लिखें तो एंगल ए ओ बी हुआ। ये एंगल फॉर्म बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाई द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस। तो अगर यही सेम आर्क जो है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा, मान लिया ये एंगल ये है, तो एन एंगल फॉर्म बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाई द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं कि एन एंगल फॉर्म बाई एन आर्क एट द सेंटर, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाई द सेम आर्क। ये सेम आर्क जो आपका सर्कमफेरेंस पे, मतलब अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे जितना एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए पी बी के। मैं लिख भी देता हूँ, एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा आपका किसके, एंगल ए पी बी के। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, इसके 3 फिगर होते हैं, मैंने एक बनाया, दूसरा इसका ऐसे होता है। सेकेंड फिगर, ये सर्कल है और मान लीजिए आर्क आपका सेमी सर्कल हो गया। इस बार आर्क हमारा इतना बड़ा है, पिछली बार आर्क हमारा माइनर आर्क था, ये छोटा आर्क है। इस बार आर्क हमारा आधा सर्कल ही हो गया, तो इस बार आर्क हमारा इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा अगर आर्क है तो यहाँ पे ये 180 बनाएगा ना स्ट्रेट एंगल, तो ये पीछे जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसको बोलते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। इसके लिए भी एक नाम है, इस थ्योरम को बोलते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अब हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, बचपन में मैंने ऐसे ही पढ़ा है कि अर्धवृत्त का मतलब होता है सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त हो गया मतलब ये सेमी सर्कल। इसको हटा दें, अगर ये ऐसे गायब कर दूं मैं यहाँ से, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट ये दिखेगा ये सेमी सर्कल है ना। तो कहा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ये है एंगल, कोण मतलब एंगल होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। समकोण किसको बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। सेम कोट इज रिटन इन इंग्लिश कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब भी समकोण होता है 90 डिग्री। तो इसका ये, इसमें ये भी और ये सेम है दोनों। ये पूरा ऐसे था, हमारा आर्क था इतना बड़ा, अब ये आर्क इतना बड़ा एंगल बनाता है मतलब 180 डिग्री बनाता है, तो इसका जो हाफ होगा वो तो 90 होगा। तो यही रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका एक और है, 3 पार्ट है इसके। थर्ड है कि अगर आर्क हमारा क्या हो जाए, मेजर आर्क हो। अगर आर्क आपका मेजर आर्क हो, सपोज कर लीजिए कि इस बार आर्क हमारा इतना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऐसे। ठीक, इस बार आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है अपना। ठीक है, इस बार जो आर्क ए बी है वो है मेजर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क ए बी। तो मेजर आर्क ए बी इस बार इतना एंगल बना रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल बना रहा है, 180 से बड़ा एंगल बना रहा है। तो इसके पीछे अगर कोई लाइन मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, इसके पीछे कोई मिलेगा तो ऐसे मिलेगा ना। तो ये अगर 180 से प्लस एंगल है तो ये इसका हाफ होगा, मतलब ये डबल होगा। इसको अगर यक्स मान लें तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए ओ बी, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हो रहा है कि एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी, इसको पी रख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी। तो इस सब में एक ही रूल फॉलो हो रहा है कि जो एंगल आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाता है वो वाला एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस वाले के, या उल्टा बोले हम अपोजिट कहें तो अगर सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनता है वो सेंटर वाले का हाफ होता है। मतलब ये एंगल पी जो है, एंगल पी ये इसका हाफ है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ऐसे समझिए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका 220 डिग्री है ये एंगल इतना, तो ये आपका एक्स जो है वो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रूल आया समझ में आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था।
अब इसके बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए अगला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सर्कल है और यहाँ से एक आर्क ए बी ले लिया, तो वहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया P, तो वहाँ पे एंगल बना APB, तो ये एंगल APB। और सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे एक और पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं Q, ये एंगल है AQ, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मतलब एंगल AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB, ठीक। अब ये होता क्या है इसके पीछे रीजन, तो रीजन ये है कि इसको कहा जाता है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम सेगमेंट का मतलब है कि मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि सपोज किया दिस पॉइंट इज अ सेंटर, मान लिया ये सेंटर है, तो आप इसको अगर ऐसे मीट करा दें, ये हो गया और ये हो गया, तो ये बन गया एंगल AOB। अब अभी हमने पढ़ा ना कि एंगल AOB जो होता है इस एंगल का ट्वाइस होता है, मतलब एंगल P का क्या होगा, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल Q। सिमिलरली इधर आ जाएं, इस वाले पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी ये सेंटर पे जा रहा है, यहाँ से ये AB से सेंटर पे जा रहा है और फिर AB से P पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल AOB वो क्या है, P का भी ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल P। और देखा जाए तो एंगल AOB सेम है ना, क्योंकि AB पॉइंट फिक्स है, A और B पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, तो उससे बनने वाला एंगल AOB भी फिक्स होगा। तो अगर ये दोनों को इक्वल कर दें हम, तो ये 2 टाइम्स ऑफ Q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P, और ये प्रूव हो जाता है कि एंगल Q इक्वल टू एंगल P। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट इसलिए कहा जाता है, ये दोनों पॉइंट हैं Q और P, ये दोनों AB सेगमेंट पे लाई करते हैं। अभी हमने बताया था ना कि 2 पार्ट होता है सर्किल का, एक सेगमेंट ये हो गया AB, इधर लेफ्ट वाला नीचे वाला दैट मीन्स माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में अगर 2 एंगल बने और दोनों सेम कॉर्ड पे बनना है, दोनों सेम आर्क पे बनना है, आर्क AB पे बनना है, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप याद कर लिए ये कोट कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, सर्किल का कॉर्ड निकालना है, ठीक है। सर्किल हो गई है, इसका कॉर्ड पता करना है। दिया क्या है, गिवन है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब कॉर्ड जो है वो एट अ डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने हमेशा बताया कि जो डिस्टेंस होती है इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी मैथ्स में डिस्टेंस की बात की जाए तो बच्चों आप हमेशा समझ लीजिए कि डिस्टेंस मैथ्स में अगर कहा जाए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिजिक्स में वो अलग डिस्टेंस है, लेकिन मैथ में जब भी आप, तो उसने सेंटर से डिस्टेंस बताया, मतलब उसने सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ बताई है। तो क्वेश्चन में जो दिया है ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो इसने ये बताया कि सेंटर से ये जो कॉर्ड की डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, सर्किल का रेडियस अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये रेडियस बनेगा ना, और रेडियस 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड AB, ठीक है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि AM इक्वल टू MB होगा, पता है कि नहीं पता है, इसको मान लीजिए आप X मान लीजिए, ठीक है। रीजन क्या है कि अभी पढ़ाया था मैंने कि जब भी सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो बाइसेक्टर होगा, बताया था कि नहीं बताया था।
तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये बाइसेक्टर है तो AM और MB बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये x ले लूँ, ये भी x है। अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल, आप आ जाइए इन ट्रायंगल AOM, AOM दिख रहा है कि नहीं, देखिए A यहाँ है, O यहाँ है, M, AMO भी कह सकते हैं ट्रायंगल का नाम। अब क्लियरली ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे AO का स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, सही कहा ना? मैंने बताया होगा आपको कि कोई ट्रायंगल है ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने ये बताया जरूर होगा आपको, पहले याद करिए। तो बाय दिस रूल, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन से दैट AO स्क्वायर, AO का मतलब 17 है, 17 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, AM का मतलब x है, MO स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 17, यहाँ पे जो है आप 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64, ऐसे हो गया। 64 को इधर भेजेंगे तो 289 माइनस 64 इक्वल टू x स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो 522, तो x स्क्वायर की वैल्यू 225 आ रही है। और याद करिए 225 किसका स्क्वायर है? तो 225 आपको याद होगा 15 का स्क्वायर, हम लोगों ने स्क्वायर याद किया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि 14 का स्क्वायर आपको 196 होता है, ठीक है, तो उसके आगे जाएंगे 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ये हो गया x, तो यहाँ से हमारा x निकल गया। और अगर ये x, ये वाला x जो है इस साइड, ये अगर 15 है तो इधर MB भी 15 होगा, तो ये दोनों 15 15 हो जाएंगे। और अगर इसको ऐड करेंगे हम तो हमारा AB निकल जाएगा, और AB का मतलब कॉर्ड निकल जाएगा। तो AB आ गया 15 प्लस 15, दैट मीन्स ये आ गया आपका 30, ठीक। तो समझिए हमने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, फिगर बना दिया मैंने। अब इस फिगर में देखिए आपको दिया हुआ है AOBC, एंगल AOC हमें दिया हुआ है कितना डिग्री? 135 डिग्री। और पूछा जा रहा है हमसे क्या? ये वाला एंगल, ठीक। अब कैसे लगाएंगे हम इसको? तो इसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने बताया था आपको, एक रूल बताया था कि अगर सर्किल का कोई आर्क है और वो सेंटर पे जितना एंगल मार्क करता है, बनाता है, मतलब ये है मान लीजिए आर्क AB, और ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसका जस्ट हाफ ये बनाएगा, कहाँ पे? सर्कमफेरेंस पे, बताया ना। अब इसी रूल का यहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये 135 है, तो इसके बगल वाला ये एंगल कितना होगा? ठीक है, लीनियर पेयर लग जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं? तो देखिए 135 प्लस उसके बगल में जो है COB, और मिला के 180 हो गया। ये आप रफ पे भी कर सकते हैं, ये हमको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा बताइए? 45 डिग्री आएगा। बाय लीनियर पेयर मैंने ये निकाल लिया, ये एंगल आ गया 45 डिग्री, ठीक है, 45 आ गया ये। अब ये 45 से मैं x निकाल लूँगा, कैसे? अगर सपोज किया इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते, मैं इसको घुमाता हूँ, इस फिगर को हम घुमा लें तो क्या होगा? इस फिगर को हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए मैं घुमाता हूँ, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन कोई बात नहीं, अपना ठीक। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूँ, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये जो लाइन ऐसे है ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे हो गई, तो यहाँ से ये सेंटर से इधर आ रहा है ऐसे, ये हो गया OB, सॉरी OB नहीं OC, ये हो गया OC, ये है B, ये है A, ठीक है। और फिर ये ऐसे, ये पॉइंट D हो गया, और ये हमको दिया हुआ था, ठीक है। सेम फिगर है, बस मैंने थोड़ा सा घुमाया इसको। तो ये मैंने निकाल लिया कितना? 45 निकाल लिया ना। एंगल BOC देखिए यहाँ पे लिखा है, एंगल COB या BOC, बात एक ही है।
ये एंगल 45 डिग्री आ गया। तो अगर ये 45 है तो इसका जस्ट हाफ ये होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, तो BC, ये जो BC है, इसी से दो लाइन जाती हैं सेंटर पे, जाती है कि नहीं, और सेम इसी दोनों BC से एक लाइन यहाँ से B से D पे आती है और एक C से D पे आती है। तो वही चीज़ है कि B और C दोनों से सेंटर पे लाइन जा रही है और इन्हीं दोनों से सर्कमफेरेंस पे जाने जा रही है। तो क्लियरली ये वाले एंगल जो है इसका डबल होगा D वाले के, या उल्टा कहा जाए तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे देखें तो एंगल X जो है हमारा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BOC, और BOC हमारा कितना है 45 निकला है। तो हाफ ऑफ 45 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया ऐसे। चलिए अभी और भी क्वेश्चन करने हैं, मैं लिखूं पहले क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने बताया थे कुछ कॉन्सेप्ट लेकिन एक छूट गया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स समझते हैं, इसकी जो सिरे हैं, मतलब इसके जो वर्टेक्स हैं, जैसे 4 पॉइंट से मिलके बनता है ये, तो ये चारों जो इसके वर्टेक्स हैं ये अगर सर्किल पे लाई करें तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वर्टेक्स अगर सर्किल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन साइक्लिक होने से तो बस हमारा ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हमें उसके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 वो ये कहता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओनली इन साइक्लिक, सब में नहीं होता ये। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। सिमिलरली जैसे ये हो रहा है वैसे C प्लस A, एंगल C प्लस एंगल A भी क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक, अब ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी बता दी, एक और प्रॉपर्टी है वो भी बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी इसका काम हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक दिख रहा है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखिए एंगल COA दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हमको कितना 160 डिग्री, ये दिया 160, और हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि x बताओ और y बताओ। ठीक, अब देखिए हमसे x पूछा गया, y पूछा गया। अभी हमने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन उसका यूज अभी तत्काल नहीं है, बाद में है थोड़ा, तो अभी मैं थोड़ा हटाता हूँ, अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में फोकस ये करना है बेटा कि इस फिगर को थोड़ा घुमाइए, अगर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसे है, घुमा नहीं रहा मैं, वो सेम फिगर बना रहा हूँ। ये जो लाइन इसको COA, ठीक है, ये एंगल कितना बनना है 160 बनना है ना। तो अगर इससे ये जो लाइन आ रही है ऐसे, मतलब D, तो देखा जाए तो ये COA है, ये CA पे बना हुआ एंगल है, ये आपका 160 डिग्री का जो एंगल है COA, सॉरी 160 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, 160 डिग्री, ये यहाँ पे है। और इसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा D पर, वो इसका हाफ होगा ना। हमने पढ़ा है कि एंगल एट अ सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट अ सर्कमफेरेंस, या उल्टा बोले तो एंगल एट अ सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस सेंटर। तो ये वाला जो सेंटर वाला हमारा एंगल है 160, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल COA का मतलब ये एंगल, और दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल D, और एंगल D का नाम x दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। और COA हमको क्वेश्चन में दिया तो ये 160 हो गया। अब ये 2 इधर डिवाइड कर दें तो 160 में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं चेक कर लूँगा। 160/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू 80 आ गई, मतलब ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 80 आ गया। ठीक है, अब ये एंगल 80 आ गया ना। अब मैं साइक्लिक जो प्रॉपर्टी बता रहा था अब काम आएगी हमारी, क्योंकि x तो निकल गया बट y अभी भी मुझे निकालना है। तो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अभी क्या बताया था, यही बताया था ना कि ये एंगल D और B अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो उस प्रॉपर्टी को आप यूज करिए, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करें हम लोग साइक्लिक का। तो देखा जाए एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180, और जब एंगल D हमारा निकल चुका है 80 डिग्री
तो एंगल बी यहाँ से हम निकाल लेंगे और एंगल बी की वैल्यू आ जा रही है 180 माइनस 80 मतलब 100 डिग्री आ गया। ठीक, तो ये देखिए दोनों चीज़ें हो गई। एंगल बी का मतलब y निकल गया, एंगल डी यहाँ पे x निकल गया, तो x और y दोनों निकल गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमको फाइंड करना है BOC, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। दिया क्या है, ये 30 दिया है इतना और ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आप जानते हैं, मतलब वो रूल आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिमेंबर दैट मीन्स आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हाँ, ये सपोज क्या, ये ट्रायंगल है OAB, तो इन ट्रायंगल AOB, इन दोनों में देखिए ये और ये इक्वल है ना भाई, AO और OB इक्वल होगा, बताओ सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? दोनों रेडियस हैं तो इक्वल तो होना ही है इनको, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पे लगाना है कि ये जो ट्रायंगल है BOA ये आइसोसेलेस है, तो ये एंगल मतलब एंगल क्या लिखूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, करेक्ट। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल BOBA, OBA मतलब ये, तो OBA यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है ना, तो एंगल 1 भी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाइए, सिमिलरली इन ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में हो जाएगा आपका एंगल 2 इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो ये 20 निकल गया 1। अब एंगल 1 और 2 का जो सम है वो एंगल A हो जाएगा। एंगल A जो है वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिख रहा है ना? ये जो एंगल है, ये एंगल, इसकी बात हो रही है, तो ये एंगल A जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको 1 और 2 का सम कह सकते हैं हम। और 1 और 2 का सम किया मैंने तो 20 प्लस 30 किया भाई, और 20 और प्लस 30 50 आता है आपको। तो एंगल A यहाँ पे कितना आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब हमको निकालना है BOC। ठीक है, अब आप आ जाइए, जो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि BOC क्या होता है भाई। BOC जो होता है, मैं यहाँ पे फिर से इस ट्रायंगल का, सर्किल का यूज करता हूँ कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये सेंटर पे है, तो सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाले का डबल होता है। नहीं, सही कह रहा हूँ ना? तो BOC जो होगा डबल होगा एंगल A का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो ये मैं यहीं लिख देता हूँ, एंगल BOC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। और एंगल A देखिए मैंने 50 डिग्री निकाला है ना? तो 50 डिग्री अगर यहाँ पुट कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री दैट मीन्स 100 डिग्री। तो एंगल BOC आ गया आपका कितना, ये आ गया BOC 100 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया। चलिए अब हम मे बी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हम 10th की तरफ मूव करते हैं, मतलब CBSE 10th। ICSE में अगर हम लोग करें तो ये 9th ICSE 10th में ये दोनों है। ठीक है, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ICSE के लिए भी है, CBSE के लिए भी है। तो ICSE के बच्चों में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो CBSE में 9th में चला जाता है वो ICSE में 10th में ही पढ़ाते हैं। तो ICSE में जो पूरा पढ़ा रहा हूँ वो पूरा ICSE का ही सिलेबस है, बट CBSE में ये जो मैं अभी बता रहा था वो सब 9th में है। अब मैं जो बताने जाऊँगा वो CBSE का 10th शुरू होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं CBSE के 10th के सिलेबस पे, क्योंकि उसके लिए अब हमने बेस तैयार कर लिया है, प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। अब हम अपना 10th का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ICSE वालों का मैंने कहा भाई पूरा करा दें, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस 1 मिनट मुझे 2 क्वेश्चन दीजिए। इन दोनों के फिगर ड्रा कर दिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि x फाइंड करना है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी भी हमने पढ़ा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, जैसे यहाँ B और x का सम 180 होगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे x निकालना पड़ेगा तब हम कर पाएंगे B। यहाँ पे ये एंगल 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको किसी तरीके से B निकालना है, कैसे निकालूँ मैं B? तो याद करिए बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, क्या एक स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी, हिंदी में भी बोला था मैंने, याद करिए मेरे हिंदी वाले सेंटेंस। मैंने बोला था अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। ये तो आपके समझ में नहीं आएगा,
बट ये देखिए मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ठीक है, ये बोला था ना मैंने, याद करिए कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, ये एंगल 90 होता है। इसका रीजन भी पता है आपको, रीजन वही है कि ये एंगल 180 हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 होगा, तो इसका हाफ 90 होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल सी आपका 90 है। यहाँ पे देखा जाए तो हम लिख दें डायरेक्टली कि एंगल सी इक्वल टू 1 बाई, मतलब सॉरी डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 90, रीजन वही होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल, यही वाली लाइन होगी एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी। ठीक, तो यहाँ से ये निकल गया मेरा कितना, ये निकल गया हमारा 90 डिग्री। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल ABC, ABC में ट्रायंगल में आ जाइए। तो इन ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं बच्चों, होता है ना। तो आप जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। तो ये एंगल A है, एंगल A प्लस एंगल B यहाँ है, एंगल C यहाँ पर है, और C हमारा 90 है, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो भाई दैट प्रॉपर्टी, एंगल A को मैं पुट कर लेता हूँ 25, एंगल B हमें निकालना है, एंगल C 90 अभी भी मैंने ऊपर दिखाया यहाँ पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। और इस तरीके से हम लोग अगर तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व करें तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो तो, 90 प्लस 25 115 होता है। कितना होता है भाई, 115, और 180 में से 115 निकालेंगे तो 65 आएगा। तो देखिए हमने निकाल लिया B की वैल्यू 65। अब अगर B 65 है तो अभी अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है ना, तुरंत तो पढ़ाया है, याद ही होगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री। तो B निकल गया 65, ये निकल गया 65, और 65 प्लस x, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, और B की जगह रख लीजिए आप कितना 65, D की प्लेस पे x 180, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा x की वैल्यू 180 माइनस 65, दैट मीन्स 115 डिग्री। तो एंगल B कितना आ रहा है हमारा, एंगल B आ जा रहा है हमारा x आ जा रहा है हमारा, x आ जा रहा है हमारा कितना 115 डिग्री। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे फोकस करिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें मैंने बता दिया कैसे हुआ। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बेटा ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल, BOD, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन 180 है, ये 180 से बढ़ा है ये। ठीक है, तो ये 80 निकालना, लेकिन दिया क्या इस बार देखिए दिया हमको DC, और इधर कुछ रख लेते हैं नाम E, ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया, मतलब क्वाड्रिलेटरल है हमारा, क्वाड्रिलेटरल के बाहर का एंगल दे दिया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के बाहर का एंगल है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम, तो इसके लिए मुझे आपको बतानी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी जो मैंने छुपा के रखी थी। मैंने कहा था ना कि साइक्लिक में मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो अब वो प्रॉपर्टी बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये मान लीजिए, सॉरी सर्किल था वो, गलत बोल दिया मैंने, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब होगा क्या कि सपोज क्या मैंने किसी साइड को एक्सटेंड कर दिया, किसी को भी जिसको मन किया, तो मैंने अगर A को एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कहा जाता है कि अगर A को एक्सटेंड करेंगे तो जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A का एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ A इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये मैं प्रूफ भी करा दूंगा, बट अभी नहीं करा रहा क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है। तो ये यहाँ से हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पे C जो है ये 80 है ना, C नहीं, C का एक्सटीरियर,
एक्सटीरियर ऑफ सी देखा जाए, एक्सटीरियर ऑफ सी इक्वल टू 80 डिग्री है, तो सी का अपोजिट क्या होगा आपका, एंगल ए होगा। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू सी, इस प्रॉपर्टी से देखा जाए तो एंगल ए इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी, और यहाँ से देखा जाए तो एंगल ए हमारा 80 डिग्री निकल गया। ये एंगल कितना निकल गया भाई, 80 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये 80 निकल गया, बट मुझे तो ये एक्स निकालना है। ये कैसे निकालें, बहुत बड़ी समस्या है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे ये समस्या। तो अब इस समस्या पे हम लोग फिर से गौर फरमाते हैं, उसके लिए थोड़ा मुझे फिगर चाहिए होगा। ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत फिगर का सपोर्ट चाहिए भाई। आप भी फिगर बनाने की आदत डाल लीजिए, जितना फिगर आप बनाएंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, मे भी कोई टीचर अलग भी प्रूव कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो फिगर में मैं फिर से इसको बना रहा हूँ, ये ऐसे है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अपने अकॉर्डिंग आपको दिखाने के लिए मॉडिफाई कर दिया है इसको। ठीक है ये थोड़ा सा ये डी और ऊपर है यहाँ पे, बट मैंने थोड़ा सा नीचे लेते आऊँ, कोई बात नहीं। है क्या कि मुझे दिखाना ये है कि ये वाला जो एंगल है बी डी, देखिए ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इन दोनों से दो लाइनें जा रही हैं बी से और डी से, सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल है बी ओ डी। तो देखा जाए एंगल बी ओ डी हमारी ये है, और बी ओ डी इस एंगल ए का डबल होगा कि नहीं। तो यही मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ इस फिगर में। इस फिगर में एंगल बी ओ डी ट्वाइस होगा 80 का। ठीक है, तो लिख दूँ मैं ये, तो एंगल ए हमने 80 निकाल लिया था ना। अब एंगल ए 80 निकल गया, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि आप तो समझ गए हैं कि एंगल ए 80 निकल गया है, तो इसको हटा दिया मैंने। अब मैं ये लिख रहा हूँ कि एंगल बी ओ डी मतलब ये एंगल, और ये ट्वाइस होगा एंगल किसके, ए के, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। रीजन चाहिए तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द रीजन, कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड by the same arc on the remaining part of the circle। ठीक है, ऐसे लंबा सा लिखना पड़ता है, लेकिन आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1 मार्क्स MCQ टाइप में आएगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल बी ओ डी ट्वाइस एंगल ए का, तो एंगल ए कहाँ है भाई, एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल ए का ट्वाइस करिए तो कितना आ रहा है भाई, ये आ गया हमारा 160 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी कितना आ चुका है, एंगल बी ओ डी का मतलब ये वाला, इधर वाला, और ये एंगल बी ओ डी आ गया इधर वाला 160 डिग्री। तो इधर वाला पार्ट 160 आ गया, उसके पीछे ये x है, और ये दोनों मिला के 180 होगा। इतना तो सबको पता है कि एक पॉइंट के अराउंड जो सारा एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो वो मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए 160 प्लस एक्स इक्वल टू 360, रीजन है एंगल अराउंड ए पॉइंट, और यहाँ से x निकालेंगे तो x आ जाएगा 360 माइनस 160। चलिए अब हम आ जाते हैं 10th पे। भाई लोगों को CBSE में मतलब पढ़ना क्या है, टेंजेंट पढ़ना है। देखिए अब टेंजेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़नी है 10th में। तो यहाँ पे देखिए लिखा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, विषय में पहले मैं बता दूं व्हाट इज टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों, देखिए कोई सर्किल है, तो सर्किल पे कोई ऐसी लाइन जो सिर्फ उसको टच करके चली जाए, छू के चली जाए। ठीक है, तो कोई ऐसी लाइन जो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट पे, वैसे हर सर्किल पे जो जितने पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे एक ही एक ऐसी लाइन होती है जो छू के जाती है, बाकी सब इंटरसेक्ट कर जाती है। मतलब सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसका मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट पढ़ सकते हैं। तो अभी तो इतना समझ लीजिए कि उस सर्किल को टच करके जाने वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। इसने बोला ना कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, तो मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये ले लिया पॉइंट P, और P पे बना दिया टेंजेंट। मैंने मान लिया P पे एक टेंजेंट है AB। ठीक है, P पे एक टेंजेंट है AB। ठीक है, तो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब रेडियस कहाँ से आ गया भाई गेम में, तो सेंटर ये है, सेंटर को जब आप P से ज्वाइन कराएंगे
सेंटर को जब P से ज्वाइन करेंगे तो OP क्या है यहाँ पे, OP रेडियस है ना, OP का नाम क्या है, रेडियस। तो OP रेडियस है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये थ्योरम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही छोटा थ्योरम है, तो इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम लोग को करना जरूरी है। तो रेडियस कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि OP जो है आप प्रूफ करिए, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक, ये कह रहा है ये। तो जब भी प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम तो आप प्रूफ कर लीजिए, ठीक है, मतलब सबसे पहले काम तो गिवन लिखना होता है। तो गिवन तो मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हटा के लिख देते हैं। तो गिवन हमको है, रेडियस गिवन है, सर्किल गिवन है। सबसे पहले हमें एक सर्किल COR दिया है एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस OP एंड टेंजेंट भी दिया है एंड एट पॉइंट P टेंजेंट AB, ठीक है, पॉइंट B पे एक टेंजेंट AB जाती है। प्रूफ में हमने लिख लिया है, टू प्रूफ क्या करना है, अब हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, प्रूविंग वाला क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन जरूर जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपको याद करना होगा, नहीं याद करेंगे तो दिक्कत होगी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये करेंगे कि टेक अ पॉइंट अदर देन P, टेक अ पॉइंट अदर देन मतलब छोड़ के, ठीक है, P को छोड़ के, अदर देन P, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट Q इज दैट पॉइंट, Q इज द पॉइंट, ठीक है, मान लिया कि वो पॉइंट Q है। तो मैं यहाँ पे Q ले लेता हूँ, दिस इज Q, ठीक है। अब इसको ज्वाइन भी कराना पड़ेगा भाई, तो ज्वाइन OQ, ये भी कर लिया, कंस्ट्रक्शन डन। अब आ जाइए प्रूफ पे आओ, ठीक है। अब देखिए मुझे थोड़ा सा कैमरा नीचे करना होगा क्योंकि प्रूफ आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब देखिए, अब प्रूफ में क्या करना पड़ेगा भाई, तो प्रूफ में मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये जो OP है, ये सपोज कर लीजिए ये कट कर रहा है यहाँ पे, लेट OQ इंटरसेक्ट सर्किल एट क्या ले लें भाई, R ले लेते हैं, R, ठीक है। तो OR इज रेडियस है कि नहीं भाई, OR रेडियस होगा ना भाई, सेंटर से जो सरकमफेरेंस तक जाए वही रेडियस होता है, तो OR रेडियस है। OP भी आपका रेडियस है, OP भी ऑलरेडी रेडियस है, तो यहाँ से देखा जाए तो OR और OP दोनों बराबर है, दिख रहा है ना। तो OR और OP यहाँ से आपको एकदम क्लियरली बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, OP इक्वल टू OR बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब जो हमारा OQ है, OQ वो OR से बड़ा है कि नहीं बताइए, क्योंकि OR जो है ये इतना, OQ इतना है, तो और OR उसका पार्ट है। तो हम लोग रूल भी पढ़ते हैं, पॉस्टुलेट, यूक्लिड का पॉस्टुलेट, क्लास 9th में। यूक्लिड का पॉस्टुलेट ये कहता है कि होल जो होगा हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो OQ होल है, OQ जो है ये बड़ा लाइन है और OR उसका पार्ट है, देखा जाए इसीलिए OQ OR से बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है, अब ये बड़ा है OR से, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि OR और OP बराबर हैं दोनों, तो देखा जाए तो OQ क्या है हमारा, OP से भी बड़ा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि OQ जो है OP से बड़ा है। सिमिलरली इसी तरह, ठीक है, सिमिलरली OQ, सिमिलरली OP इज स्मॉलर देन ऑल द लाइन्स, स्मॉलर देन all the line segments, all the line segments. Similarly OP is smaller than all the line segment. कैसे segment, जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया एक,
ये हो गया, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट होगी जो कि ज्वाइन करती होगी, ऑल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू लाइन ए बी, ज्वाइनिंग ओ टू लाइन ए बी। तो लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाले अदर लाइन सेगमेंट्स सारे सिर्फ ओपी को छोड़ के वो सब ओपी से बड़े होंगे। और हमने अभी भी मैंने बोला था ना कि मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से ओपी प्रूव हो जाता है कि ओपी इज द, यहाँ लिखता हूँ, दैट मीन्स ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है किसके बिटवीन लाइन ए बी एंड ओ। ठीक है, बिटवीन लाइन ए बी एंड पॉइंट ओ। और हमको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मैथ्स में अगर वो सबसे छोटा मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। रिविजन हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। ये भी पढ़ाया जाता है 9th में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यही लिखना है आपको। ये मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये सब आप कम कर सकते हैं, बट मेन इसमें जो ये लाइन मैंने लिखी कि OP इक्वल टू OR, OQ इज ग्रेटर देन OR, OQ is greater than OP. Similarly, OP is smaller than all the line segment joining the line this to this. उसके बाद सीधे आप लिख दीजिए OP is the shortest, और शॉर्टेस्ट के बाद सीधे आप लिख सकते हैं ये कि OP परपेंडिकुलर टू AB। ये सब एक्सप्लेन नहीं करना आपको, ये सब मैंने आपको बताने के लिए सब लाइंस लिख के आपको एक्सप्लेन किए। आप इस पॉइंट्स को सीधा कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया। ठीक है, मतलब जो ये प्रूव करता है कि रेडियस जो होगा वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अभी जो मैंने हम लोगों ने प्रूव किया थ्योरम ये था कि हमेशा जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए होता क्या कि सर्किल से टेंजेंट जहाँ पे टच करके जाती है, टेंजेंट जहाँ पे टच करके जाती है, जैसे यहाँ पे P पे टच करके जा रही है ना, तो जिस पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका नाम क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, मतलब जहाँ पे उसका कांटेक्ट होता है सर्किल से। तो वहां से जब हम लोग सेंटर को ज्वाइन कराते हैं तो रेडियस बनता है। और हम लोगों ने अब पढ़ लिया है, थ्योरम प्रूव कर लिया है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P, दिस पॉइंट इज अ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल और टेंजेंट PT। अब यहां से एक टेंजेंट बनाया गया PT, देखिए ये टेंजेंट बनाया गया PT, 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लेंथ ऑफ टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, मतलब PT दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस। तो हम लोगों को रेडियस निकालना है। ठीक है, अब रेडियस निकाल लेंगे भाई, बहुत आसान सा काम है। अभी अभी हमने पढ़ा है थ्योरम कि आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तो उससे मैं सीधे यहाँ परपेंडिकुलर बना देता हूँ या लिख भी देता हूँ कि OT इज परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो ट्रायंगल है OTP, कितना अच्छा नाम है इसका, देखिए OTP नाम आया इसका, आजकल के लिए एकदम सुटेबल नाम है ये। OTP राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना 90, तो ये लंबा बना हुआ है, बस इसका काम नहीं है। ठीक है, हटा देता हूँ उसको। तो इन ट्रायंगल OTP हाइपोटेनियस कौन है भाई, OP हाइपोटेनियस है। 90 के सामने जो साइड होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है आपने, उस चैप्टर में मैंने बताया था कि 90 की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस OP है, OP का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, PT दिया हुआ है, PT दिया है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिया। OT पता करना है, OT ही रेडियस है हमारा। OP कितना है भाई, OP 10 है, देखिए
अब सबको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। मैं इधर लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर, इसको इधर जाते हैं हम लोग, इस साइड लेफ्ट साइड जा रहे हैं। 10 के स्क्वायर की जगह मैं 100 लिख रहा हूँ। OT की स्क्वायर की जगह वही लिख रहा हूँ मैं, या रेडियस लिख दूँ। OT के मतलब क्या है हमारा, रेडियस है, रेडियस स्क्वायर है। और 8 का स्क्वायर 64 लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 64 को 100 की साइड भेजेंगे तो 100 माइनस 64 हो गया, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 माइनस 64 मतलब 36 आ गई। इधर लिख देते हैं 36 आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया।